हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम टेंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस को पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये फ्यूचर का पहला पार्ट है। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें टेंस की आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है। वो हम हर भाग में और हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है, जो हमेशा हम दो भाषाओं में पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश। बात करें हिंदी में, क्योंकि टेंस का जो पढ़ने का प्राइमरी एम है वो ये है कि टेंस पढ़कर हमें अंग्रेजी के वाक्यों का सही अर्थ पता चल जाए। और दूसरा जो सेकेंडरी एम है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज या फिर सेकेंडरी लैंग्वेज मानते हैं और माना भी जाता है, वो ये समझते हैं कि टेंस का सेकेंडरी एम ये है कि हम सही तरीके से अपनी बात को दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर पाएं। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो भी वाक्य जिनके अंत में, जैसे तो फ्यूचर पूरे के अंत में ही गा गे गी आएगा, परंतु हम इस टेंस को शुरू करते हैं तो जो भी सामान्य वाक्य जिनके अंत में गा गे और गी आए, गा गे गी आए, वो सभी वाक्य फ्यूचर के माने जाते हैं। और एडिशनल कोई एडवर्बियल्स नहीं है तो वे सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के होंगे। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं उदयपुर जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो अंत में गा आ रहा है। इसका मतलब ये वाक्य फ्यूचर का है। और जितने भी फ्यूचर के सेंटेंस है जिनका जो कार्य है वो आने वाले टाइम में घटित होगा, यानी फ्यूचर में होगा। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में इसमें हमें एक तो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, एक होगी शैल और दूसरी विल। और मेन वर्ब की बात करें तो यहां पर मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल। अब दो हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने हैं तो यहां पर हमें डिफरेंस करना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ विल आएगा और किसके साथ शैल आएगा। मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, न कि मॉडल। तो यहां पर आप अगर सब्जेक्ट याद रखिए आई और वी हो, इट मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हमें शैल का प्रयोग करना है। बाकी जो भी आए सिंगुलर, प्लूरल, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उनके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। और मैं यहाँ पर अदर्स लिख देता हूँ। बाकी जो भी आपके सामने सब्जेक्ट आए तो आप बेझिझक विल का प्रयोग कीजिए। अब एक और यहाँ पर बात रह जाती है कि ऐसे कौन से टाइम रिलेटेड एडवर्बियल्स है जिनके आधार पर हम इस टेंस को आइडेंटिफाई कर पाए। तो बात करें एडवर्बियल्स की, टाइम रिलेटेड एडवर्बियल्स जिनसे इस टेंस की पहचान होगी, तो आप एक तो याद रखें टुमारो, दूसरा याद रखिए नेक्स्ट प्लस जो भी, डे आ सकता है, नाइट आ सकता है, और भी संडे, यानी दिनों के नाम आ सकते हैं, और ईयर आ सकता है। इस प्रकार नेक्स्ट प्लस टाइम हो तो वो हमेशा फ्यूचर सिंपल में गिना जाएगा और उस सेंटेंस को आप क्या मानेंगे, फ्यूचर सिंपल का या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब बात कर लेते हैं इस टेंस के सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, हमेशा सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद में ये दोनों जो हेल्पिंग वर्ब है विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एडवर्बियल्स अगर हो तो। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एडवर्बियल्स हो, परंतु जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो एडवर्बियल्स जरूर होंगे, नहीं तो विदाउट एडवर्बियल्स हम 12 भाग है उनमें यूज कर सकते हैं, या फिर किसी एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर 12 जो पार्ट्स है टेंस के उनके सेंटेंस बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े एग्जाम में आपको एडवर्बियल्स देखने को मिलेंगे, या फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस, दो टेंसों का कोई जोड़ा जरूर मिलेगा जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा टेंस यहाँ पर आएगा। अब बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। शैल के साथ आई और वी और बाकी के साथ विल का प्रयोग होगा। सेंटेंस कोई भी ले लीजिए, यहाँ पर हम केवल यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर यह समझना है कि इस टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। राम कल एक पत्र लिखेगा। राम कल एक पत्र लिखेगा। अब देखिए सेंटेंस के अंत में गा है और काम जो होगा वो आगे आने वाले टाइम में होगा। इसका मतलब इस टेंस को पढ़ते ही आपके समझ में या आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब जब भी आपके सामने हिंदी का वाक्य आए तो उनमें 2-3 चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। यानी अगर 3 बातें समझ में आ गई तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते समय कोई प्रकार या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए राम। अब मैंने कहा आई और वी हो, तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल आएगा, बाकी कुछ भी आ जाए विल लिखेंगे। तो राम विल लिख दिया, विल। अब वर्ब को आइडेंटिफाई आपने कर लिया, लिखना है, लिखने को राइट कहते हैं और यहाँ पर राइट की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो राइट, राम विल राइट। अब ऑब्जेक्ट देखना है क्या, एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट है तो एक पत्र को हम यहाँ पर अ लेटर आराम से लिख दिया। अगर यहाँ पर एडवर्बियल्स है तो ये मुझे लग रहा है और आपको भी कि ये कल है, ये एडवर्बियल है और कल यानी पत्र लिखेगा, आने वाले टाइम में लिखेगा, तो यहाँ पर टुमारो आएगा न कि यस्टरडे। और ये सेंटेंस करेक्टली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया, आपने सही तरीके से बना दिया होगा। अब बात करें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी इस टेंस के नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं। बहुत सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल ये लाना है और उसके बाद में आपको सीधा नॉट लिख देना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है, फिर ऑब्जेक्ट और हो तो एडवर्बियल्स लाने। सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर विल या शैल, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। बहुत साधारण है, बिना कोई आप दिमाग पे बोझ लिए सरलता से आराम से सीखिए। तो सब्जेक्ट मान लीजिए मैं यहाँ वाक्य लिख देता हूँ, हम कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, रोजाना नहीं खेलेंगे, यानी कल हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यानी आने वाले टाइम जो अगला दिन है उस यानी कल हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का है। 2-3 बातें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। सब्जेक्ट यहाँ पर हम के लिए वी आता है। अब आई और वी के साथ में शैल डायरेक्ट आपको नॉट लिख देना है। आगे ऑब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है वो बाद में देखेंगे। आई शैल नॉट लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट कैसे, पहले वर्ब है यहाँ पर प्ले, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म बस प्ले, वी शैल नॉट प्ले। अब ऑब्जेक्ट लाना है तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्रिकेट, ये क्रिकेट लिख दिया। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, कब, टुमारो। अब टुमारो की जगह ये भी हो सकता था कि अगले सोमवार को हम
हम अगले सोमवार को क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट मंडे होगा। और यहाँ पर टुमारो कल लिखा है तो आप टुमारो ही लिखें, टुमारो। और ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और मुझे उम्मीद है इसको समझने में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आई होगी। बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस कि इस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत सरल है। इंटरोगेटिव ये तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं। इन्वर्जन होता है वर्ब का। इन्वर्जन मीन्स वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम या तो लिखेंगे विल या फिर शैल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एडवर्बियल्स हो तो, और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस सही तरीके से बना दिया और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है, इसका मतलब वो सेंटेंस करेक्टली न तो ट्रांसलेट आपने किया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। साइन जो भी है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये इंटरोगेटिव में विल और शैल से प्रारंभ होंगे, और वे हिंदी के वाक्य जो क्या से प्रारंभ होंगे, पहला तो ये समझ लीजिए। और ये नहीं समझना चाहते या आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आंसर की डिमांड है उसमें यस या नो से उत्तर से चल जाएगा कोई सेंटेंस या कोई आंसर जो क्वेश्चन है जिसका यस या नो से उत्तर देने से काम चल जाता है, तो वो भी विल और शैल से प्रारंभ होंगे। और कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जो यस और नो से उत्तर देने से सामने वाला कन्विंस नहीं होता और ज़्यादा जो आंसर है उसकी डिमांड करता है, तो वहाँ पर हमें दूसरा ये मैं लिख देता हूँ, WS वर्ड से प्रारंभ होंगे वो सेंटेंस, और उसके बाद में ये पहला जो स्ट्रक्चर है वही आएगा विल या फिर शैल, और उसके बाद में वही सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स जो भी हो और क्वेश्चन मार्क। और एक बात हमेशा हम कर रहे हैं, अगर इंटरोगेटिव हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नोट लगा दीजिए। सेंटेंस क्या तुम अगले रविवार को एक कहानी लिखोगे? यह आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम अगले रविवार को एक कहानी लिखोगे? इसका उत्तर आप क्या कहेंगे, यस या नो में, और वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब विल और शैल से ये सेंटेंस बनेगा। तो सब्जेक्ट देखना है तुम को अंग्रेजी में यू कहते हैं, तो यू के लिए विल आएगा, विल, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, यू विल, और उसके बाद में सब्जेक्ट लाइए ये यू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखना, राइट, ठीक, विल यू राइट, क्या लिखेंगे, ए स्टोरी, स्टोरी, और कब लिखेंगे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया। मान लीजिए यहां पर होता यही सेंटेंस ऐसे, तुम अगले रविवार को क्या लिखोगे, तुम अगले रविवार को क्या लिखोगे, तो मतलब क्या है, परंतु सेंटेंस के प्रारंभ में नहीं है, यहां पर यस या नो से कहीं ज्यादा डिमांड है क्वेश्चन आंसर की, तो यहां पर आप ऐसे सेंटेंस को व्हाट से प्रारंभ करें, व्हाट विल यू राइट नेक्स्ट संडे, यानी अगले रविवार को तुम क्या लिखोगे, और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बड़े आसानी से आप बना सकते हो, कोई किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। दो तीन बातें हैं जिनको याद रखना, एक बार रिपीट कर लें कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल, आई और बी के साथ में शैल, अदर्स के साथ में विल, और जो एडवर्बियल्स है एक तो टुमारो आएगा कि आने वाला कल, और नेक्स्ट प्लस टाइम वो आप याद कर लें, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सेंटेंस थोड़ा आप भी प्रयास कीजिए, अपनी नोटबुक को खाली मत रखिए, उनमें कुछ लिखते रहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो हम इस टेंस के क्या यूज है उनको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, थैंक्स।